सभी को नमस्कार। साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत और अभिनंदन। मैं मनोज कलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज थंबनेल के अकॉर्डिंग आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो एमसीक्यू क्वेश्चंस न होकर एक बहुत ही अच्छा और जानदार और शानदार मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में जो भागीदारी निभाने वाली जो पाचक ग्रंथि बोले तो लीवर, बोले तो यकृत, यकृत ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने का कार्य करती है। और अगर अपन चर्चा करें तो सर किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम है जिसमें आप राजस्थान पुलिस से लेकर आरएस लेवल तक की बात कर सकते हो, तथा सभी प्रकार के जो टीचिंग एग्जाम है जिसमें आप थर्ड ग्रेड को भी ले सकते हो, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तक के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा आने वाले एग्जाम में। और पीछे जितने भी जो विगत एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सभी के बारे में भी अपन इसी लीवर से संबंधित काफी सारी चर्चा कर लेंगे। तो आप सबको पता चली गया होगा आज जो हमारी क्लास रहेगी वो थ्योरी की रहेगी। वो मैं लीवर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, कुछ चर्चा आपके सामने लेकर आया हूं। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को शेयर कर देना, और जो भी साथीगण चैनल पर नए जुड़े हैं वो सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज की जो हमारी क्लास लीवर से संबंधित रहेगी, बिल्कुल देखना। मैं बात करता हूं सर, सबसे पहली बात ये निकल के आती है सर, जो लीवर होता है लीवर के बारे में सबसे पहली बात अपन निकल के आती है सर, लीवर कहेंगे किसे या लीवर के बारे में काफी सारी विशेषताएं सबसे पहले मैं लेकर आता हूं। सबसे पहली बात ये निकलती है सर यकृत। यकृत के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सर यकृत जो होती है, यकृत को मेरे दोस्तों, यकृत को लीवर भी कह सकते हैं। यकृत को क्या कहेंगे बेटा? यकृत को लीवर भी कहेंगे, यकृत को बेटा जिगर भी कहेंगे। यकृत को और किस नाम से जानते हैं? जिगर भी कह सकते हैं। और यकृत को मेरे दोस्तों कलेजा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कलेजा के नाम से भी जाना जाता है। यकृत जो होती है यह, इसे अपना लिवर भी बोलेंगे, जिगर भी बोल सकते हैं, और दोस्तों कलेजा के नाम से भी जाना जाएगा। ध्यान देना सर, मैं बात करूंगा कि यकृत जो होती है हमारे मानव शरीर की, अगर आपको पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो हम कह सकते हैं बेटा क्या रहेगी? यकृत रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? यकृत रहेगी। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाती है तो हम कह सकते हैं बेटा यकृत रहेगी। इसी के साथ साथ अगर आपको पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, अगर आपको सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो भी हमारा विचार क्या रहेगा मेरे दोस्तों? यकृत ही रहेगा। क्या कहेंगे बेटा? यकृत ही कहेंगे। इसी के साथ साथ अगर अपन चर्चा करें तो कह सकते हैं सर, अगर आपको ये पूछा जाए कि सर मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, अगर आपको ये पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी मेरे दोस्तों? बहिस्रावी ग्रंथि अगर आपको पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे बेटा? यकृत ग्रंथि को कहेंगे। किसको बोलेंगे मेरे दोस्तों? यकृत ग्रंथि को ही बोला जाएगा। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से भी मेरे दोस्तों किसको जाना जाता है? यकृत ग्रंथि को ही जाना जाता है। यकृत ग्रंथि जो होती है, यकृत ग्रंथि यह जो पाचन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया में, पाचन की क्रिया में मानव शरीर का, पाचन की क्रिया में मानव शरीर का सबसे बिजी ऑर्गन, अगर आपको यह पूछा जाए मानव शरीर का सबसे व्यस्तंग अंग या फिर अपन कह सकते हैं सबसे बिजी ऑर्गन जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो भी क्या रहेगा बेटा? यकृत ही रहेगा। मानव शरीर की जो भी पाचन की क्रिया होती है उस पाचन की क्रिया में बेटा यकृत बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है। इसी कारण यकृत जो होता है इसे अपन कह सकते हैं सर, ये मानव शरीर में पाचन की क्रिया जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में सबसे बिजी ऑर्गन के नाम से भी मेरे दोस्तों अपन किसको कहेंगे? यकृत को कहेंगे। यकृत को बेटा लीवर, जिगर या कलेजा के नाम से भी जाना जाता है। इसे यकृत कहने के साथ साथ अपन लिवर भी कह सकते हैं, जिगर भी कह सकते हैं, और मेरे दोस्तों इसे कलेजा के नाम से भी जाना जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जस्ट थोड़ा आगे चले तो बात ये निकल के आती है कि यकृत जो होती है, यकृत जो होती है इसे शरीर की प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है। इसे शरीर की
प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि शरीर की प्रयोगशाला जो होती है वो किसे कहा जाता है, लेबोरेटरी जो होती है वो किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों किसे कहेंगे, यकृत को ही कहेंगे। ये बात पे आपको ध्यान में रखनी है। यकृत जो होती है, इसी के बारे में एक बात और निकल के आती है कि यकृत हमारे शरीर का आंतरिक अंग, यानी कि हमारे शरीर में जो आंतरिक अंग होते हैं उन्हीं आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा ऑर्गन भी इसे माना जाता है। हमारे शरीर में जितने भी जो अंग होते हैं, अगर आपको ये पूछा जाए, केवल और केवल आपको ये पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाता है तो आपको बता देना है मेरे दोस्तों त्वचा। क्या बताना है बेटा? त्वचा। क्या बताना है? त्वचा बतानी है। लेकिन अगर आपको यह पूछा जाए सर मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग पूछ लिया जाए, मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग, आंतरिक सबसे बड़ा अंग, आंतरिक सबसे बड़ा अंग अगर आपको पूछा जाए तब आपको क्या कहना है बेटा? यकृत के बारे में बताना है। क्या कहना है मेरे दोस्तों? यकृत के बारे में बताना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग पूछा जाए तो आपको बता देना यकृत। और अगर केवल आपको ये पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो आपको बता देना कौन सा बेटा? हमारा त्वचा बता देनी है। ये बात आपको ध्यान में रखना। त्वचा का जो अध्ययन होता है बेटा वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन, अगर आपको त्वचा का अध्ययन पूछा जाए तो आपको बता देना बेटा डर्मेटोलॉजी। क्या बता देना है बेटा? डर्मेटोलॉजी बता देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना। लेकिन अगर आपको यह पूछा जाए कि सर यकृत का अध्ययन क्या होता है, अगर आपको यह पूछा जाए मेरे दोस्तों कि सर यकृत का अध्ययन क्या होता है तो आपका क्या विचार रहेगा? अगर आपको पूछा जाए मेरे दोस्तों कि सर यकृत का अध्ययन क्या, मेरे दोस्तों यकृत का अध्ययन या यकृत की स्टडी के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आपको बता देना है बेटा हीपेटोलॉजी। क्या बताना है? हीपेटोलॉजी। यकृत जो होता है, यकृत का अध्ययन अगर आपको पूछा जाए तो बता देना है हीपेटोलॉजी। जस्ट थोड़ा आगे चले तो बात ये निकल के आती है कि सर ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, आंतरिक सबसे बड़ा अंग होता है, तो इसका अगर आपको वजन पूछा जाए कि सर इसका भार कितना होता है तो इसका भार जो होता है मेरे दोस्तों वो 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है। कितना होता है बेटा? 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक इसका भार होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जस्ट थोड़ा आगे चलूं तो बात ये निकल के आती है कि सर यकृत जो होती है, यकृत में कुछ सेल पाई जाती है, यानी यकृत में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी होती है, या फिर अपन कह सकते हैं सर यकृत में जो भी यकृत का जो निर्माण होता है उसकी सबसे छोटी जो सेल होती है वो कौन सी होती है। तो यकृत में मैं बता सकता हूं यकृत जो होती है मेरे दोस्तों वो हिपेटोसाइट सेलों से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बेटा? हिपेटोसाइट जो सेल होती है उस हिपेटोसाइट सेल से मिलकर बन जाती है। और हिपेटोसाइट सेल आपस में मिलकर बेटा किसका निर्माण कर लेते हैं? हिपेटिक लोब का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? हिपेटिक लोब का निर्माण करते हैं। यानी कि ये हिपेटोसाइट सेल जब आपस में जुड़ जाएगी, देखना बेटा कैसे होता है, ये हिपेटोसाइट जो सेल होती है ये आपस में बेटा इस प्रकार से जुड़ जाती है, ये आपस में जुड़ जाती है और आपस में जुड़कर बेटा ये किसका निर्माण कर लेते हैं? हिपेटिक लोब का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण करेंगे मेरे दोस्तों? हिपेटिक लोब का निर्माण कर लेते हैं। ये देखिए हिपेटिक लोब का निर्माण हो गया। चलो सर देखिए ये सारी की सारी जो हिपेटोसाइट जो सेल होती है ये आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लिया बेटा? ये हिपेटिक लोब का निर्माण कर लिया। बिल्कुल देखना इन हिपेटिक लोबों के बिल्कुल मध्य में देखा जाए तो यहाँ पर क्या होती है बेटा? छोटी छोटी कुछ कोशिकाएं भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। और ये जो कोशिकाएं होती है मेरे दोस्तों इन्हें कुफर्स कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे इसे? कुफर्स कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो छोटी छोटी जो सेल पाई जाती है कुफर्स कोशिकाएं पाई जाती है। और इन्हीं कुफर्स कोशिकाओं के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो ये कुफर्स कोशिका होती है बेटा ये भक्षक प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है बेटा? ये भक्षक प्रवृत्ति की होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। भक्षक प्रवृत्ति का मतलब कह सकते हैं कि जो भी यकृत के अंदर जो हिपेटिक लोब होता है इन हिपेटिक लोबों में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया, अगर कोई भी हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया जो होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसानदायी अगर कोई भी हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं तो उन हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का जो काम करता है मेरे दोस्तों वो कौन करेगा? कुफर्स कोशिका करती है। क्योंकि मेरे दोस्तों ये भक्षक प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है बेटा? ये भक्षक प्रवृत्ति की होती है। इसी कारण इसे अपन मतलब कि ये अगर ब्लड में देखा जाए ये सभी में होती है। वैसे देखा जाए ना तो ये सभी में अलग अलग नाम होता है। इस कोशिकाओं को अगर अपन ब्लड में देखें तो सर मोनोसाइट्स होते हैं।
क्या होती है, मोनोसाइट्स होते हैं, जो कि मोनोसाइट हमारे शरीर में जो भी हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं ब्लड की तरफ से उनमें नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना। ये बन गए सर, ये जो बन रहा है एक हिपेटिक लोब होता है, इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, हिपेटिक लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हिपेटिक लोब्स बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर, देखिए जस्ट मैं थोड़ा आगे चलता हूं, बात ये भी निकल के आती है कि सर हमारा जो यकृत जो होता है, ये मानव शरीर की वक्ष गुहा जो होती है ना, मानव शरीर में जो वक्ष गुहा होते हैं, वक्ष गुहा में राइट साइड में स्थित होता है। अगर आपको ये पूछा जाए तो हमारी जो थोरेसी केविटी में सर किधर स्थित होता है, ये राइट साइड में स्थित होता है। किधर इस तरह रहेगा बेटा, राइट साइड में स्थित होता है। और राइट साइड में स्थित होने की वजह से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि मानव शरीर में दो किडनी होती है, वृक्क होते हैं। वृक्क जो होते हैं, पैर बोले तो जोड़े में होते हैं। तो इस जोड़े में अगर देखा जाए तो सर हमारी जो राइट साइड की जो किडनी होती है, वो लेफ्ट साइड की किडनी की अपेक्षा हल्की सी थोड़ी नीचे की तरफ धसी हुई रहती है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो होता है सर, ये राइट साइड में मैंने कहा ना कि मानव शरीर की जो वक्ष गुहा होती है उसकी राइट साइड में बेटा ये यकृत होती है। यकृत जो होती है ये किडनी के ऊपर थोड़ा दबाव डालती है। इसी कारण जो किडनी जो होती है बेटा, राइट साइड की जो किडनी होती है हल्की सी लेफ्ट की अपेक्षा थोड़ी सी नीचे की तरफ आई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर, जस्ट थोड़ा आगे चले तो बात ये निकल के आती है सर, हमारा जो यकृत होता है, यकृत का मेनली अगर आपको काम पूछा जाए तो हम कह सकते हैं सर ये पाचन की क्रिया में बड़ी भागीदारी निभाता है। क्या करता है मेरे दोस्तों, पाचन की क्रिया में बड़ी भागीदारी निभाता है। हालांकि इसके फंक्शंस के बारे में अपन काफी सारी चर्चा करेंगे आगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं कि सर जो यकृत होता है, यकृत में अगर देखा जाए तो मेनली बेटा दो लोब पाए जाते हैं। यकृत में मेनली कितने लोब पाए जाते हैं, दो लोब पाए जाते हैं। एक तो होता है बेटा जी राइट सेंट्रल लोब। कौन सा होता है बेटा, राइट सेंट्रल लोब। एक तो हो गया राइट सेंट्रल लोब, एक अपन बोल सकते हैं बेटा लेफ्ट सेंट्रल लोब। ठीक है, एक और होता है जिसे अपन बेटा कोर डेटा के नाम से बोल सकते हैं। किस नाम से बोलते हैं बेटा, कोर डेटा के नाम से बोला जाता है। जिसमें अगर देखा जाए तो सर ये कोर डेटा जो होता है एक छोटा लोब होता है। क्या होता है बेटा, ये एक छोटा लोब होता है। इसका इतना किसी प्रकार का कोई अपन ये नहीं कह सकते हैं कि सर इसकी कोई बड़ी भागीदारी होती है, इतना इसका कोई बड़ा काम नहीं होता, तो इसको अपन न भी पढ़े तो किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो सर ये राइट सेंट्रल लोब और जो लेफ्ट सेंट्रल लोब जो होता है ना, ये दोनों जो होते हैं बड़ी भागीदारी निभाते हैं। बल्कि अगर देखना, मैं आपको बता देता हूं कि सर राइट सेंट्रल लोब जो होता है ना, ये सर हमारे मानव शरीर में एक बड़ी ही भागीदारी निभाता है। राइट सेंट्रल लोब जो होता है इसके अंदर बेटा पिता से बोले तो गोल ब्लैडर स्थित होता है। क्या होता है बेटा, गोल ब्लैडर स्थित होता है। अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि सर मानव शरीर में जो यकृत के साथ जो पिता से बोले तो गोल ब्लैडर स्थित होता है, वो कहां पर स्थित होता है, उसमें अपन बता सकते हैं कि जो यकृत होती है, यकृत में अगर देखा जाए तो सर तीन प्रकार के लोब पाए जाते हैं। एक होता है राइट सेंट्रल लोब, एक होता है लेफ्ट सेंट्रल लोब, और एक होता है मेरे दोस्तों कोर्डेटा लोब। जो कि राइट सेंट्रल जो लोब होता है उस राइट सेंट्रल लोब के पास में, या राइट सेंट्रल जो लोब होता है उसी के अंदर बेटा पिता से बोले तो गोल ब्लैडर स्थित होता है। क्या स्थित होता है, गोल ब्लैडर स्थित होता है। देखना देखता मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। अगर अपन बात करें हमारा जो ये होता है सर यकृत, क्या होता है बेटा, ये यकृत होता है। ठीक है, और इसी यकृत में यहां पर देखा जाए तो सर ये क्या होता है बेटा, ये गोल ब्लैडर स्थित होता है। क्या होता है, गोल ब्लैडर स्थित होता है। ये जो यकृत होता है यह हमारे मानव शरीर में यहां पर अगर देखा जाए तो ये यकृत हुआ, और ये यकृत जो होता है ये यहां पर नीचे अगर देखा जाए तो इसे अपन बोल सकते हैं बेटा गोल ब्लैडर। क्या बोलेंगे, गोल ब्लैडर। ये वाला पार्ट जो होता है इसे गोल ब्लैडर बोले तो इसे अपन पिता से बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, पिता से बोला जाएगा, जिसे अपन गोल ब्लैडर भी बोल सकते हैं। मैं आपको छोटी छोटी तीन चार बातें बताऊंगा, यहां से काफी सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ये हमारी जो यकृत ग्रंथि होती है, इस यकृत ग्रंथि में यहां पर देखा जाए तो सर कुछ छोटी छोटी जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, कुछ जठर सेल पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और ये जठर ग्रंथियां जो होती है, इन जठर ग्रंथियों का मेनली काम अगर देखा जाए तो सर अपन कह सकते हैं बेटा ये पित्त रस का श्रावण करती है। किसका श्रावण करती है मेरे दोस्तों, पित्त रस का श्रावण करती है। बोले तो जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस का सिक्रेशन बोले तो श्रावण करने का जो काम करता है बेटा वो कौन करता है, हमारा यकृत करता है। अगर आपको ये पहली बात अगर आपको पूछा जाए कि सर पित्त रस का श्रावण कौन करता है, क्या पूछा जाएगा, पित्त रस का श्रावण या सिक्रेशन जो करने का जो काम करता है वो कौन करता है, श्रावण बेटा यकृत के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है बेटा, यकृत के माध्यम से होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यकृत के बाद में सर यहां पर देखा जाए तो सर एक नलिका रूपी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी।
यहाँ पर एक नलिका रूपी जो संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि ये नलिका रूपी जो संरचना होती है मेरे दोस्तों, ये यकृत को किसके साथ जोड़ी रखती है, पित्ताशय के साथ जोड़ा हुआ रखती है। और ये नलिका रूपी जो संरचना होती है, इस नलिका रूपी संरचना को बेटा सिस्टिक डक्ट के नाम से बोला जाता है। किस नाम से बोलेंगे अपन इसे, सिस्टिक डक्ट के नाम से बोला जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसे अपन बेटा सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट बोले तो सिस्टिक नलिका के नाम से बेटा अपन इसे बोल सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना। इसे अपन सिस्टिक डक्ट के नाम से बोला जाएगा। फिर ध्यान देना सर, ये सिस्टिक डक्ट जो होती है, ये सर हमारी जो यकृत होती है, इस यकृत को पित्ताशय के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। ध्यान देना सर, मैं बात करूंगा, ये पित्तरस जो होता है, ये श्रावण जो होता है, ये तो यकृत में होता है, लेकिन ये यकृत के बाद में जब ये कहां पर आएगा, पित्ताशय में, तो ये पित्ताशय में लाने का जो कार्य करता है मेरे दोस्तों, वो कौन सी नलिका करती है, सिस्टिक डक्ट करती है। कौन सी नलिका करती है, सिस्टिक डक्ट करती है। मैं जस्ट थोड़ा आगे चलूंगा बेटा, बात एक चीज और निकल के आती है कि सर ये जो हमारी यकृत होती है, इसी यकृत से एक हिपेटिक डक्ट का निर्माण और होता है। यकृत जो होती है, इसी यकृत से हिपेटिक डक्ट का और निर्माण होता है। और ये हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब दोनों आपस में मिलती है, तो दोनों आपस में मिलने के पश्चात सर ये किसका निर्माण करेगी, कॉमन बाइल डक्ट बोले तो दोस्तों सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण करती है, ये बात आपको ध्यान में रखना। और इसी सामान्य पित्त वाहिनी को बेटा इंग्लिश में कॉमन बाइल डक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सर बात ये होती है, पित्तरस जो होता है इस सिस्टिक डक्ट के माध्यम से कहां पर आ गया, पित्ताशय के अंदर आ चुका है। और पित्ताशय के अंदर आने के पश्चात ये सर जो सामान्य पित्त वाहिनी जो आपको दिखाई दे रही है, सामान्य पित्त वाहिनी जो होती है, ये छोटे आंत का एक ग्रहणी भाग होता है। कौन सा भाग होता है बेटा, छोटी आंत का ग्रहणी भाग। यहां पर अगर देखा जाए तो अपन कह सकते हैं छोटी आंत का एक ग्रहणी भाग होता है। और इस ग्रहणी भाग जो होता है ना, इसकी आकृति बेटा यू आकार की होती है। कैसी होती है मेरे दोस्तों, यू आकार की होती है। ये जो सामान्य पित्त वाहिनी जो होती है, सामान्य पित्त वाहिनी कॉमन बाइल डक्ट जो होती है, ये मेरे दोस्तों इस छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है, इस ग्रहणी भाग के साथ ये अटैच होती है। होता क्या है कि सर ये पित्त रस आकर यहां संग्रहण हो चुका है, किसमें मेरे दोस्तों, पित्ताशय में। कहां पर, पित्ताशय में। अगर आपको ये पूछा जाए कि सर पित्त रस का श्रावण कहां से होता है, तो हम बता सकते हैं कहां से होता है, यकृत से होता है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि सर पित्त रस का संग्रहण कहां पर होता है, तो आपको क्या बताना है बेटा, पित्ताशय बताना है। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सर पित्त रस का संग्रहण, पित्त रस का संग्रहण जो होता है वो कहां पर होता है, तब आपको बताना है बेटा कहां पर होता है, पित्ताशय बोले तो गोल ब्लैडर में होता है। कहां पर होता है बेटा जी, गोल ब्लैडर में होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। बात ये निकल के आती है सर ये पित्त रस जो होता है यहां से निकलकर कहां जाएगा, हमारी छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में जाएगा। लेकिन सर छोटी आंत के ग्रहणी भाग में कैसे जाएगा, ग्रहणी भाग में सर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन बोला जाता है। क्या बोलेंगे, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। एक हार्मोन होता है जिसे बेटा अपन कह सकते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ये कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है ये ग्रहणी भाग से स्रावित होता है। और ये कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन श्रावण होने के पश्चात जो पित्ताशय होता है, इस पित्ताशय में मेरे दोस्तों संकुचन पैदा करता है। क्या करता है बेटा, संकुचन पैदा करता है। और संकुचन जैसे ही पैदा करेगा, तो संकुचन पैदा करने के पश्चात इसके मध्य जो भी रस था, जो पीत रस था, ये पीत रस बेटा इस नलिका रूपी संरचना के माध्यम से कहां पर आ जाएगा, ग्रहणी भाग में आ जाएगा। बोले तो छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है मेरे दोस्तों, वहां पर आ जाएगा। बात ये निकलती है सर ये जो वाला जो पार्ट होता है, जो पित्ताशय होता है, ये तो एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है। इसके ऊपर जब दबाव पड़ता है, बोले तो इसके मसल्स जो होती है, इन मसल्स में संकुचन जब पैदा होता है, तो संकुचन पैदा होने के पश्चात इनके मध्य जो भी बाइल जूस था, जो भी रस था, जो भी पीत रस था, ये पीत रस जो होता है बेटा इस सामान्य पित्त वाहिनी के माध्यम से, बोले तो कॉमन बाइल डक्ट, सामान्य पित्त वाहिनी के माध्यम से कहां पर आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है। सिंपल सी 3-4 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यह आया है कि सर पित्त रस का श्रावण कहां पर होता है, हम कह सकते हैं बेटा यकृत में होता है। यकृत से पित्त रस जो होता है पित्ताशय तक कौन सी डक्ट के माध्यम से आता है, सिस्टिक डक्ट के माध्यम से आता है। पित्त रस का संग्रहण कहां पर होता है, पित्ताशय के अंदर होता है। पित्ताशय से पित्त रस को छोटी आंत तक ले जाने का जो काम करता है वो कौन करता है बेटा, सामान्य पित्त वाहिनी करता है।
पित्ताशय में संकुचन पैदा कौन करता है बेटा? कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन करता है। कौन करता है बेटा जी? कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन करता है। इसी के साथ मैं एक छोटा सा रोग और बता देता हूं कि जो पित्ताशय होता है, अगर इस पित्ताशय में अगर कैल्शियम ऑक्सलेट, अगर अपन कह सकते हैं कि पित्ताशय में अगर पथरी बढ़ जाए, अगर जो पित्ताशय होती है इस पित्ताशय में अगर पथरी का निर्माण हो जाए, पित्ताशय में पथरी बन जाए, क्या बन जाए बेटा? पथरी बोले तो स्टोन का निर्माण हो जाए। किसका? स्टोन बन जाए, स्टोन बन जाए तो एक रोग होता है, उस रोग को बोला जाता है बेटा कोलिसिस्टोस्टेसिस। कौन सा बोलेंगे बेटा? कोलिसिस्टोस्टेसिस। कोलिसिस्टोस्टेसिस नामक रोग हो जाता है। कोलिसिस्टोस्टेसिस नामक रोग हो जाता है। कोलिसिस्टोस्टेसिस नामक रोग हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल, जस्ट आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ यकृत से संबंधित कुछ बातें करी, जस्ट और भी अपन इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे बेटा, देखना, बने रहिए आप इसी तरीके से। जस्ट थोड़ा मैं आगे चलूं तो बात ये निकल के आती है कि सर जो हमारा यकृत होता है, इस यकृत के दो सुरक्षात्मक आवरण भी होते हैं। यकृत जो होता है, लिवर होता है, लिवर के बेटा दो सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। दो सुरक्षात्मक आवरण देखना, यकृत के दो सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सुरक्षात्मक आवरण। जो सुरक्षात्मक जो आवरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो अपन कह सकते हैं बेटा सीरस कैप्सूल। कौन सा होता है बेटा? सीरस कैप्सूल। क्या कहेंगे? सीरस कैप्सूल। और दूसरा अपन कह सकते हैं बेटा ग्लिंसल कैप्सूल। ग्लिंसन कैप्सूल। एक होता है बेटा सीरस कैप्सूल, एक होता है ग्लिंसन कैप्सूल। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर ये जो सीरस कैप्सूल के बाद में जो ग्लिंसल कैप्सूल होता है, ये बेटा एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको पूछ लिया जाएगा कि सर ग्लिंसल कैप्सूल जो होता है किसका सुरक्षात्मक आवरण होता है, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में ग्लिंसन कैप्सूल देकर आपको यह पूछ लिया जाएगा कि यकृत का निम्न में से सुरक्षात्मक आवरण जो होता है मेरे दोस्तों वो कौन सा होता है? सकते हैं बेटा ग्लिंसन कैप्सूल। हालांकि जैसे शरीर के प्रत्येक जो अंग होते हैं, सभी अंगों के ही किसी न किसी प्रकार के सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले मस्तिष्क की बात करूं, मस्तिष्क में कह सकते हैं बेटा 3 प्रकार की झिल्ली होती है, जैसे ड्यूरामेटर हो गई, पायरामेटर हो गई, अरेक्नोइड हो गई। ये तीनों की तीनों जो झिल्लियां होती है एक आवरणी होता है। ये आवरण बेटा हमारे शरीर में सुरक्षा का, मस्तिष्क का सुरक्षात्मक आवरण ही होता है। मस्तिष्क की बाह्य आघात तो सुरक्षा करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फेफड़े होते हैं बोले तो लंग्स होते हैं। लंग्स में अगर देखा जाए तो इसके एक सुरक्षात्मक आवरण जिसे पलूरा झिल्ली के नाम से बोला जाता है। उसके बाद में अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट में अपन बोल सकते हैं पेरिकार्डियम एक परत होती है जो कि सिर्फ हार्ट का सुरक्षात्मक आवरण होता है। इसी प्रकार जैसे किडनी की मैं बात करूं तो कह सकता हूं रीनल कैप्सूल होता है जो कि सिर्फ किडनी की बाह्य सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करते हैं। बहुत सारे इसी प्रकार से अगर मैंने यकृत की बात की तो यकृत में भी बेटा 2 प्रकार की परतें होती है, 2 प्रकार का आवरण होता है। एक सीरस कैप्सूल होता है, एक होता है मेरे दोस्तों ग्लिंसन कैप्सूल। जो कि ग्लिंसन कैप्सूल जो होता है मेरे दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं तो बात ये भी निकल के आती है कि सर हमारा जो यकृत होते हैं, इस यकृत से संबंधित कुछ रोग भी होते हैं, बहुत सारे डिजीज भी होते हैं। उन डिजीजों के बारे में अपन चर्चा करें। जैसे सबसे पहली बात, अगर हमें पूछा जाए सर यकृत से संबंधित कुछ रोग होते हैं, सबसे पहला अगर मैं 1 नंबर रोग लगाकर आपको देखूं तो मैं कह सकता हूं जैसे आपने कभी पीलिया का नाम सुना होगा। क्या बेटा? पीलिया का नाम सुना होगा। और पीलिया नामक जो रोग होता है जोइंडिस, पीलिया या जोइंडिस, ठीक है ना, पीलिया या जोइंडिस नामक जो रोग सुना होगा। इस पीलिया में आप सभी को अगर नॉर्मल अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं सिर्फ पीलिया में शरीर के प्रत्येक अंग जो होते हैं, काफी सारे अंग यानी कि ज्यादातर जो अंग होते हैं मेरे दोस्तों वो पीले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सर मानव शरीर में जो यकृत होती है, यकृत बेटा एक पिगमेंट्स बोले तो वर्णक का स्रावित करते हैं जिसे बिलुरुबिन वर्णक बोला जाता है, जो कि पित्त रस के साथ ही श्रावण होता है। जो बिलुरुबिन जो वर्णक होता है, ये बिलुरुबिन वर्णक मानव शरीर में अगर अत्यधिक स्रावित हो जाता है, किसी भी कारणवश ये अत्यधिक स्रावित हो जाता है तो स्रावित होने के पश्चात शरीर के काफी अंगों में पहुंच जाता है। जैसे रक्त को पीला कर देता है, नाखून को पीला कर दिया, जीभ को पीला कर दिया, आंख को पीला कर देता है हल्का फुल्का, हमारे नाखून वगैरह, त्वचा वगैरह, मूत्र का पीला रंग होना, ये जो सारी की सारी जो चीजें निकल के आती है बेटा वो किसमें हो जाती है? पीलिया में हो जाती है। किसमें हो जाती है? पीलिया में हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि ये सर शरीर के अंगों को पीला कर देता है। क्या कर देता है बेटा? ये शरीर के अंगों को पीला कर देता है। शरीर के अंगों को पीला कर देता है, कुछ मात्रों तक पीला कर देता है। ये बात आपको ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। चलो देखिए,
इसके बाद में एक चीज और निकल के आती है, इसी के साथ साथ आपने एक रोग और सुना होगा जिसे बोला जाता है बेटा हिपेटाइटिस। कौन सा रोग होता है? हिपेटाइटिस रोग। हिपेटाइटिस रोग। हिपेटाइटिस जो रोग होता है मेरे दोस्तों, ये वायरस जनित रोग होता है। हिपेटाइटिस बी जो होता है ये मानव शरीर में अत्यधिक थोड़ा संक्रमित ज्यादा होता है। हिपेटाइटिस बी जो होता है ये क्या होता है सर? ये वायरस जनित रोग होता है। कौन सा रोग होता है मेरे दोस्तों? वायरस जनित रोग होता है। और ये हिपेटाइटिस बी जो होता है इसी में भी मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें भी सर ये बिलुरुबिन जो एक वर्णक होता है। कौन सा वर्णक होता है बेटा? बिलुरुबिन एक वर्णक होता है। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो अपन कह सकते हैं जी सर। यहां पर देखना, मैंने कहा कि जैसे हिपेटाइटिस के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि हिपेटाइटिस नामक जो रोग होता है, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, ये हिपेटाइटिस जो रोग होता है ये मेरे दोस्तों वायरस जनित रोग होता है। कैसा होता है? वायरस जनित रोग होता है। और ये वायरस जनित जो रोग होता है इसके बारे में अगर मैं देखा जाए तो सर कह सकते हैं मानव शरीर में जो हिपेटाइटिस बी जो होता है ना ये अत्यधिक संक्रमित होता है। कैसा होता है बेटा? ये अत्यधिक संक्रमित होता है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना। जस्ट मैं थोड़ा सा आगे चलूं सर, इसका भी मेनली काम क्या होता है कि ये जो होता है ये क्यों होता है? हिपेटाइटिस जो होता है ये क्यों होता है इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि सर इसका मेनली जो अपन ये कहेंगे कि जो मानव शरीर में जो फितरस जो होता है इस फितरस में एक बिलुरुबिन वर्णक होता है। उस बिलुरुबिन के अत्यधिक श्रावण या अतिश्रावण के कारण मेरे दोस्तों ये हिपेटाइटिस रोग हो जाता है। बोले तो कौन सा वर्णक होता है वो? बिलुरुबिन वर्णक। कौन सा होता है बेटा? बिलुरुबिन वर्णक होता है। उसके अत्यधिक श्रावण के कारण हो जाता है। क्या बेटा? अत्यधिक श्रावण के कारण हो जाता है। बिल्कुल सर। एक रोग हो गया था पेलिया, दूसरा हिपेटाइटिस, तीसरा अपन चर्चा करें तो एक रोग और होता है जिस तीसरे रोग को बोला जाता है बेटा कोलिसिस्टोस्टेसिस। कौन सा बोला जाता है बेटा? कोलिसिस्टोस्टेसिस नामक रोग बोला जाता है। कोलिसिस्टोस्टेसिस नामक रोग। इसमें मैंने अभी बताया था आपको कि सर जो पित्ताशय होता है, क्या मेरे दोस्तों? पित्ताशय, पित्ताशय में पथरी का बन जाना। क्या बन जाना बेटा? पित्ताशय में पथरी का बन जाना। पित्ताशय में पथरी, स्टोन, पथरी का बन जाना। पित्ताशय में जो पथरी बन जाती है, बन जाने की जो कंडीशन होती है उसे सर अपन क्या बोलेंगे? कोलिसिस्टोस्टेसिस। एक छोटी सी बात और लेकर आया हूं मैं। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सर पित्ताशय में जो पथरी बन जाती है उसके बाद में उसको लेजर किरणों से जो तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे मेरे दोस्तों लिथोट्रोप्सी के नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? लिथोट्रोप्सी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पित्ताशय में पथरी जो बन गई उसको तोड़ने का जो काम होता है उसे क्या बोला जाएगा? लिथोट्रोप्सी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उसे लिथोट्रोप्सी बोला जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पथरी को तोड़ना। क्या बेटा? पथरी को तोड़ना। पित्ताशय में पथरी को तोड़ना किसके माध्यम से? लेजर किरणों के माध्यम से। किसके माध्यम से बेटा? लेजर किरणों के माध्यम से। लेजर किरणों के माध्यम से जब पथरी को तोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को बेटा किस नाम से बोला जाता है? उस प्रक्रिया को लिथोट्रोप्सी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे? लिथोट्रोप्सी के नाम से बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जी हाँ दोस्तों, इसके आगे एक रोग और आता है। उस रोग के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो चौथा नंबर का जो रोग होता है उसे बोला जाता है बेटा लिवर सिरोसिस नामक बोला जाता है। लिवर सिरोसिस नामक रोग होता है। और ये लिवर सिरोसिस नामक जो रोग होता है इसके बारे में अपन कह सकते हैं कि लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि इनके आंतरिक जो रक्त वाहिनियां होती हैं शरीर में, लिवर के अंदर जो भी आंतरिक जो रक्त वाहिनियां होती है उन रक्त वाहिनियों में छोटे छोटे अल्सर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? अल्सर हो जाते हैं। बोले तो घाव हो जाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मानव शरीर में अत्यधिक शराब का सेवन करना, क्या बेटा?
अत्यधिक शराब का सेवन करने से, अत्यधिक शराब का सेवन करने से, या फिर मैं कह सकता हूं कि अत्यधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने से मेरे दोस्तों लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाएगा। किससे बेटा? एथिल अल्कोहल के सेवन करने से। किससे? एथिल अल्कोहल के सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है बेटा? लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें पाचन की क्रिया बहुत ही खराब हो जाती है, यानी कि अनियंत्रित हो जाती है। और इसमें आंतरिक लीवर वाला जो पार्ट होता है उसमें आंतरिक रूप से क्या हो जाता है? रक्तस्राव होने की कंडीशन होने लग जाती है, पाचन की क्रिया सही व्यवस्थित नहीं हो सकती। एथिल अल्कोहल से तो ये लीवर सिरोसिस होता है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए सर मेथिल अल्कोहल से कौन सा रोग होता है? किससे बेटा? मेथिल अल्कोहल से कौन सा रोग होता है? तो इसमें अपन कह सकते हैं अंधापन नामक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? अंधापन नामक रोग हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है सर। ये हमारे क्या हुए? लीवर से संबंधित कुछ रोग हो गए। बात ये निकल के आती है सर मेनली जो इसका काम होता है कि सर लीवर जो होता है इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस निकल के आएंगे, जो कि आपके राजस्थान पुलिस से लेकर अगर अपन फर्स्ट ग्रेड तक की बात करें तो सभी प्रकार के एग्जाम में बेटा लीवर का जरूर हर बार एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं कार्य से संबंधित। तो अगर अपन बात करें, सबसे पहली बात हमें देखना होगा कि सर लीवर के कार्य क्या होते हैं। लीवर के कार्य या लीवर के जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में मेरे दोस्तों हमें पता करना है। सबसे पहला कार्य अगर आपको पूछा जाए तो हम कह सकते हैं सर लीवर का जो कार्य रहेगा वो क्या रहेगा। सबसे पहला कार्य अगर मैं पूछूं आपको तो मैं बता सकता हूं सर पित्त रस का श्रावण करना। क्या करते हैं बेटा? पित्त रस का श्रावण करना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पूछा जाए कि सर पित्त रस का श्रावण कौन करता है तो हम कह सकते हैं बेटा कौन करता है? यकृत करता है, बोलो तो लीवर करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर मैं पित्तरस के संगठन की बात करूं, क्या पित्तरस के संगठन की बात करूं, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि पित्तरस जो होता है बेटा ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। पित्तरस जो होता है ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि पित्तरस जो होता है सर इसका पीएच मान, अगर आपको इसका पीएच मान पूछा जाए तो अपन बता सकते हैं बेटा 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। कितना होता है? 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। ये सर इसकी एक सारी प्रवृत्ति होती है। जस्ट मैं थोड़ा आगे चलूं तो बात एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन निकल के आता है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सर क्या पित्त रस में, क्या मेरे दोस्तों पित्त रस में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं या नहीं? पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, ये आप लिख सकते हो। ये नोट लगाकर बेटा कर लेना आप। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सर पित्त रस में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते तो हम कह सकते हैं सर पित्त रस में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। क्या बेटा? नहीं पाए जाते। ये मैं आपको बता देता हूं मेरे दोस्तों, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, किसमें मेरा किसमें? फर्स्ट ग्रेड में। ये फर्स्ट ग्रेड 2005 में भी पूछा गया है और ये 2020 में भी पूछा गया है। यही क्वेश्चन 2005 और 2020 में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि सर पित्त रस जो होता है इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो पित्त रस जो होता है इसमें मेरे दोस्तों पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, आप नोट लगाकर लिख लेना। ये आप मेरे दोस्तों नोट लगाकर लिख लेना। आगे भी किसी ना किसी एग्जाम में बेटा ये पूछा जा सकता है। लेवल के एग्जाम में मेरे दोस्तों ये पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात मैंने कहा है कि सर पित्त रस का श्रावण करना। पित्त रस का संगठन सारी प्रवृत्ति का होता है। इसका पीएच मान बेटा 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। पित्त रस जो होता है इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, जो कि फर्स्ट ग्रेड में 2 बार पूछा जा चुका है, 2005 में और 2020 तक ये बेटा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगला देखना। अगर मैं बात करूं सर इसी पित्त रस में, इसी पित्त रस में अगर देखा जाए तो सर इसमें 2 प्रकार के वर्णक भी स्रावित होते हैं। क्या होता है बेटा? 2 प्रकार के वर्णक भी स्रावित होते हैं। 2 प्रकार के वर्णक कौन कौन से स्रावित होते हैं? एक तो होता है बेटा बिल्लुरुबिन वर्णक। कौन सा होता है? बिल्लुरुबिन वर्णक। एक तो हो गया बिल्लुरुबिन वर्णक और एक होता है बेटा बिल्लुबर्डिन वर्णक। कौन सा होता है? बिल्लुबर्डिन वर्णक। ये दोनों के दोनों जो वर्णक होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं, ये मेरे दोस्तों ये कहां से स्रावित होते हैं? हमारे पित्त रस के अंदर से स्रावित होते हैं। बिल्लुरुबिन वर्णक जो होता है सर ये पीले रंग का होता है। कैसा होता है बेटा? ये पीले रंग का होता है। बिल्लुबर्डिन की अगर मैं बात करूं तो सर ये कैसा होता है? हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का होता है। मानव शरीर में मैंने अभी आपको बताया था कि सर शरीर में पीला रंग, बोले तो अपन कह सकते हैं पेलिया और जो हिपेटाइटिस नामक जो रोग होता है, उन दोनों रोगों में ये बिल्लुरुबिन नामक वर्णक जो कि सिर्फ पीले रंग का होता है, ये अत्यधिक श्रावण हो जाता है। इसका अति श्रावण होने की वजह से शरीर के काफी अंगों को सर ये कैसा कर देता है?
पीला कर देता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। दूसरी बात सर, ये बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जो होता है सर, इसका निर्माण कब होता है? तो हम कह सकते हैं कि जब मानव शरीर में HB बोले तो हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है। क्या मेरे दोस्तों? हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है। जब RBC जो होती है उसका एक लाइफ ऑफ टाइम बोले तो उसका जीवन काल जो होता है 120 डेज बोले तो 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद में जब आरबीसी नष्ट हो गई, आरबीसी नष्ट हो गई बोले तो एचबी का अपघटन हो गया, और एचबी का अपघटन होने के पश्चात जब दोबारा बढ़ती है तो एचबी अपघटन के दौरान सर ये बिलिरुबिन और बिलिरुबिन दो वर्णकों का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। इसी के साथ साथ जस्ट मैं थोड़ा आगे चलूं तो सर इसमें एक कुछ ये तो पिगमेंट्स थे, और इसी के अपन कह सकते हैं सर इसमें कुछ लवण का भी निर्माण होता है। पित्त रस में ही बेटा कुछ लवण भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लवण बोले तो साल्ट भी पाए जाते हैं। अब लवण जो होते हैं मेरे दोस्तों वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो अपन बोल सकते हैं बेटा सोडियम टोरोकोलेट। कौन सा होता है? सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। एक अपन बोल सकते हैं बेटा सोडियम ग्लाइकोलेट। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? सोडियम ग्लाइकोलेट। और एक होता है जी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये 3 प्रकार के जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? साल्ट होते हैं, बोले तो लवण होते हैं। और ये लवण जो होते हैं ये भी सर कहां पर पाए जाते हैं? ये भी पित्त रस में ही पाए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। इसी के साथ साथ जस्ट मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो सर इसमें एक और होता है जिसे अपन लेसिथिन वर्णक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? लेसिथिन वर्णक बोल सकते हैं। और इस लेसिथिन वर्णक के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि सर इस लेसिथिन वर्णक जो होता है ये भी किसमें होता है? ये हमारे पित्त रस में ही होता है। और इसी लेसिथिन वर्णक का अगर आपको कार्य पूछे कि सर इसका मेनली काम क्या होता है, तो ये क्या करता है बेटा? ये वसा का पायसीकरण करने का कार्य करता है। क्या करता है बेटा? ये वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण करने का कार्य करता है, बोले तो इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब वसा का जब पाचन होता है तो वसा का पाचन करने का जो काम करता है वो तो लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। लेकिन इस लाइपेज एंजाइम जो होता है उसी लाइपेज एंजाइम तो इसका पाचन करेगा, लेकिन पाचन से पहले इसे छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का जो काम करता है मेरे दोस्तों वो कौन करता है? हमारा लेसिथिन वर्णक करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अपन बता सकते हैं कि सर इसका मेनली जो काम रहा वो क्या रहा? एक तो कहते हैं पित्त रस का श्रवण करना जो कि सारी प्रवृत्ति का होता है। पीएच बेटा 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। इसमें पित्त रस में किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम्स नहीं पाए जाते। इसमें वर्णक पाए जाते हैं बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जो कि पीले रंग का, एक हरे रंग का होता है जो कि हेपेटाइटिस और जो कि हमारे अपन कह सकते हैं पीलिया नामक रोग में बेटा ये अत्यधिक स्रावित हो जाते हैं। लवण की अगर बात करें तो सर कह सकते हैं सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट लवण पाए जाते हैं। लेसिथिन वर्णक पाए जाते हैं जो कि अपन कह सकते हैं वसा का पायसीकरण करना, बोले तो सर एमल्सिफिकेशन का कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। जी दोस्तों अगला देखना, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में देखना, इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन पहला कार्य होगा, दूसरे कार्य के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो इसी का ही जो दूसरा कार्य होता है वो कौन सा होता है? इसी का ही जो दूसरा कार्य होता है वो कौन सा होता है? देखना, एक कार्य होता है अपन कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन। क्या बेटा? ग्लाइकोजन का निर्माण व संग्रह, निर्माण व संग्रह। अगर आपको पूछा जाए कि सर हमारे शरीर में ग्लाइकोजन का निर्माण व संग्रह करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो भी कौन करता है बेटा? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। देखना कैसे करता है। हम कहेंगे सर हमारे शरीर में एक होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। क्या रहेगा बेटा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, किसमें? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने का जो काम करता है वो कौन करता है? हमारा यकृत करता है। सुनना सर मैं थोड़ा सा इसको डीप लेता हूं। हमारा जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज की मैं बात करूं सर एक मोनोसेकेराइड होती है। क्या होती है? मोनोसेकेराइड होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। ग्लूकोज जो होती है मोनोसेकेराइड होती है। मोनोसेकेराइड यानी कि मैं कह सकता हूं कि सर ये कार्बोहाइड्रेट का एक शर्करा होती है जिसे अपन मोनोसेकेराइड होती है, जो कि सबसे सरलतम शर्करा होती है। ग्लूकोज का अगर आपको रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो हम कह सकते हैं बेटा C6H12 है। O6 होता है जिसका रासायनिक अनुपात अगर देखा जाए तो 1:2:1 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अगर ग्लाइकोजन की मैं बात करूं तो सर ग्लाइकोजन जो होता है ये सिर्फ पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है बेटा? ये
पॉलीसेकेराइड होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। पॉलीसेकेराइड बोले तो अपन कह सकते हैं ये एक जटिल अणु होता है। क्या होता है बेटा? जटिल अणु होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल अणु पॉलीसेकेराइड ही होता है। तो बात ये निकल के आती है कि सिर्फ मोनोसेकेराइड को ग्लाइकोजन बोले तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो बदलने का जो काम करता है वो कोड करता है, यकृत करता है। और सिर्फ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने की जो हार्मोन्स जो होता है वो हार्मोन्स कौन सा भाग लेता है बेटा? इंसुलिन हार्मोन। कौन कहता है बेटा? इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करवाने का काम करता है। लेकिन अगर अपन बात करें सर, कभी कभी रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है कि सर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में भी चेंज करना पड़ जाता है। तो ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में चेंज करने का जो काम करता है वो कौन करता है बेटा? ग्लूकागोन हार्मोन। कौन करता है बेटा? ग्लूकागोन हार्मोन। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने का काम इंसुलिन हार्मोन, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तन करने का काम कौन करता है? ग्लूकागोन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, कौन सी बेटा? अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, अग्नाशय ग्रंथि कौन सी बेटा? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से, कहां से बेटा? अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा कोशिका होती है उस बीटा कोशिका से बेटा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि सर ग्लूकागोन जो होता है इसमें सर अग्नाशय ग्रंथि की जो अल्फा सेल होती है, अल्फा कोशिका होती है, उसी अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन होता है। बात ये ध्यान में रखना कि सिर्फ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने की जो क्रिया होती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को बेटा ग्लाइकोजिनेसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोजिनेसिस बोला जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये ग्लाइकोजिनेसिस बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। कब बोला जाता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने का जो प्रक्रिया होती है उसे ग्लाइकोजिनेसिस बोला जाता है। और अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि सर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है इसको किस नाम से बोला जाता है, तो इसको अपन बोल सकते हैं सर ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से बोला जाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना, इसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। इसमें 4 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन कि सर ग्लाइकोजन का निर्माण व संग्रह कहां पर होता है? यकृत में होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने का काम कौन करता है? यकृत करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ग्लूकागोन हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है सर ये कहां से स्रावित होता है? ये जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है, सबसे मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मीठी रोटी के नाम से जिसे पेंक्रियास ग्रंथि भी कह सकते हैं, उसमें कुछ लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका पाई जाती है। उन लैंगरहैंस द्वीप समूह कोशिका में बेटा 3 प्रकार की सेल होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा जो कोशिका होती है उससे बेटा हमारे ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन होता है, और बीटा जो कोशिका होती है उस बीटा कोशिका से मेरे दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सर अगर अपन बात करें कि सर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे ग्लाइकोजिनेसिस के नाम से बोला जाता है। और सर ये जो ग्लाइकोजन जो होती है उसको ग्लूकोज में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है इसे बेटा ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बात मेरे दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसके बाद में ये हो गई। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करें तो सर अपन कह सकते हैं जैसे दो कार्य हो गए। तीसरा कार्य देखिए बेटा, अगर हमें तीसरे कार्य के बारे में चर्चा करनी है तो जो हमारा जो तीसरा जो यकृत से संबंधित जो फंक्शंस है उसके बारे में कह सकते हैं सर ये यूरिया का निर्माण करता है। क्या करता है बेटा? ये यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण करने का जो कार्य करता है वो भी कौन करता है बेटा? यकृत ही करता है। कौन करता है? यकृत करता है। देखिए ये भी कैसे करता है, इसको भी थोड़ा सा अपन हिसाब से ले लेते हैं। अगर अपन बात करें कि मानव शरीर में एक तो होता है सर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये होती है दोस्तों अमोनिया। क्या होती है? अमोनिया, जो कि मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे विषैला पदार्थ होता है, जो कि जलीय जीवों का एक उत्सर्जी पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि जलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है?
अमोनिया होता है। अब सुनना सर, मैं बात करूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब आपस में मिलती है तो मेरे दोस्तों ये किसका निर्माण करती है? यूरिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यूरिया का निर्माण करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र अगर आपको पूछा जाए तो अपन कह सकते हैं NH2CONH2 होता है। NH2CONH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। दूसरी बात अगर अपन चर्चा करें तो सर कह सकते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड होता है, इस ब्लड में बेटा 17 से लेकर 18 मिलीग्राम 17 से लेकर 18 मिलीग्राम यूरिया की मात्रा पाई जाती है। और अगर हमें यह पूछ लिया जाए कि सर जो मूत्र होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में जो मूत्र जो होता है उसका उत्सर्जन 1.5 से लेकर 2 लीटर पर डे के हिसाब से होता है, तो प्रतिदिन सर वो कितना यूरिया का निष्कासन करता है? तो अपन कह सकते हैं बेटा 2%, यानी कि जो यूरिया पूरा मूत्र होता है उस मूत्र में 2% जो मात्रा होती है वो किसकी होती है बेटा? यूरिया की होती है। किसकी होती है? यूरिया की होती है। बात ये निकल के आती है कि सर ये यूरिया का जो निर्माण होता है वो एक साइकिल के हिसाब से होता है। वो जो चक्कर होता है उस चक्कर को किस नाम से जाना जाता है? वो होता है बेटा ओर्निथिन चक्कर। कौन सा होता है? ओर्निथिन चक्कर। ओर्निथिन एक साइकिल होती है। इसी ओर्निथिन चक्कर के माध्यम से बेटा किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया का निर्माण अगर आपको पूछा जाए तो हम कह सकते हैं बेटा ये किसकी वजह से हुआ? यूरिया का जो निर्माण हुआ ये किसकी वजह से हुआ बेटा? ये भी एक हमारे यकृत की वजह से हुआ। इसके बाद में देखना बेटा चौथा जो हमारा कार्य होता है किससे संबंधित? यकृत का कार्य। चौथा जो कार्य होता है वो कौन सा होता है? वो अपन कह सकते हैं सर लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में बदलना। किसमें बेटा? ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने का जो कार्य करता है वो भी कौन करता है बेटा? हमारा यकृत करता है। लैक्टिक एसिड की अगर बात करें तो सर अपन कह सकते हैं कि मानव शरीर में अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अगर रेगुलर किसी न किसी प्रकार का कोई वर्क करता है तो उसकी जो मसल्स होती है उस मसल्स में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। उनकी जो मसल्स होती है उनमें अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। अनोक्सी श्वसन जो होती है बेटा ये लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देता है। और लैक्टिक एसिड का निर्माण होने के पश्चात सर मानव शरीर में क्या हो जाती है? थकान उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? थकान उत्पन्न हो जाती है। और थकान उत्पन्न हो जाती है तो जैसे अपन नॉर्मल अगर देखना अपन दैनिक जीवन में उतरे कि अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर अगर वो दौड़ लगा रहा है, या अपन कह सकते हैं सर अपन घर से किसी कोचिंग के लिए मान लो 1 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, तो जैसे सर अपन घर से यहां तक आए तो हमारी जो मसल्स होती है ये नियमित वर्क करेगी। और वर्क करने के पश्चात इन मसल्स में क्या हो जाता है बेटा? लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। और लैक्टिक एसिड का निर्माण होने के पश्चात क्या होता है कि हमारे शरीर में थकान पैदा हो जाती है। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में थकान पैदा कौन करता है, तब अपन बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक अम्ल जो होता है सर उसके माध्यम से शरीर में थकान पैदा हो जाती है। और लैक्टिक एसिड का निर्माण कब होता है? जब अपन अत्यधिक वर्क कर ले तो सर अनोक्सी श्वसन जो कि सर कहां पर होता है? हमारी मसल्स में होता है। और मसल्स में जो अनोक्सी श्वसन होने के पश्चात लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है जिससे हमारे शरीर में थकान पैदा हो जाती है। लेकिन सर जैसे अपन वहां से 1 किलोमीटर दूर हमारी कोचिंग तक आए, आने के पश्चात सर अपन आकर हमारे रेस्ट करिए। रेस्ट करने के पश्चात थोड़ी देर बाद में अपन दोबारा से खेलने लायक हो जाते हैं, दोबारा से कोई भी अपन काम करने लायक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सर जो लैक्टिक एसिड था उसको हमारी यकृत जो होती है ये ग्लाइकोजन में चेंज करने का कार्य कर देती है। ग्लाइकोजन जो होती है हमारे शरीर के अंदर एक संचित ऊर्जा होती है। हमारे शरीर के अंदर एक संचित ऊर्जा होती है जो कि सर एक पॉलीसेकेराइड का रूप होती है। और ग्लाइकोजन जो होती है संचित ऊर्जा हो जाती है। ग्लाइकोजन में परिवर्तन होने के पश्चात अपन कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन हमारी मसल्स को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। फिर यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर दोबारा से इसको शक्कर को कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। अगर आपको यह पूछा जाए सर लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने का जो साइकिल होती है, जो चक्कर होता है, वो चक्कर कौन सा होता है? तो वो चक्कर आपको ध्यान में रखना है बेटा, कोरी चक्कर होता है। कौन सा होता है? कोरी चक्कर होता है। और इसी कोरी चक्कर के माध्यम से क्या होता है? लैक्टिक एसिड जो होता है वो बेटा किस में चेंज होता है? ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो ये हमारा जो चौथा जो कार्य था वो कौन सा था बेटा? लैक्टिक एसिड जो होता है इसको बेटा ग्लाइकोजन में चेंज करने का कार्य करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। जस्ट थोड़ा आगे चलें तो अगर आपको ये पूछा जाए कि सर मानव शरीर में जो विटामिन ए, कौन सी? विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम अपन कह सकते हैं बेटा रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का निर्माण, विटामिन ए का निर्माण व उसका संग्रह करने का जो काम करता है वो भी कौन करता है बेटा? हमारे शरीर में यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जस्ट आगे चलूं तो बात ये निकल के आती है। बिल्कुल सर, सभी को धन्यवाद। एक बार जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं क्लास को शेयर कर देना और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली बात ध्यान में देखना, अगर आपको पूछा जाए तो सर जो क्लोथिंग फैक्टर होते हैं, क्या बेटा?
क्लोथिंग फैक्टर, अगर क्लोथिंग फैक्टर की बात की जाए, क्लोथिंग फैक्टर यानी कि जो रक्त का थक्का, क्या दोस्तों, रक्त का जो थक्का बनाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, रक्त का जो थक्का बनाने वाले जो भी कारक होते हैं, जो भी फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर या कारक का जो निर्माण करने का जो काम करता है वो भी कौन करता है सर, हमारा यकृत करता है। कौन करता है बेटा, यकृत करता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सर जो एम्ब्रोनिक स्टेज बोले तो भ्रूणीय अवस्था, क्या दोस्तों, भ्रूणीय अवस्था, जो भ्रूणीय अवस्था होती है, भ्रूणीय अवस्था में अगर आपको पूछा जाए कि भ्रूणीय अवस्था जो होती है, भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी जो होती है, आरबीसी का जो निर्माण करता है वो कौन करता है बेटा, वो भी कौन करता है, यकृत करता है। कौन करता है बेटा, यकृत करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी को धन्यवाद, जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं। क्लास को शेयर करते रहना भाई, क्लास को शेयर करते रहना। एक अपन कह सकते हैं कि सर जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, कौन सी बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, इस प्लाज्मा प्रोटीन का जो निर्माण करने का जो काम करता है वो भी कौन करता है सर, हमारा यकृत करता है। प्लाज्मा प्रोटीन में अपन कह सकते हैं जैसे फाइब्रोनोजन प्रोटीन हो गई, कौन सी हो गई बेटा, फाइब्रोनोजन प्रोटीन हो गई। एक अपन कह सकते हैं बेटा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो गई, कौन सी हो गई, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो गई, फाइब्रोनोजन प्रोटीन हो गई। एक अपन कह सकते हैं जैसे ये दो ही प्रोटीन अपन बोल सकते हैं। एक अपन कह सकते हैं सर विटामिन के जो होती है ना, विटामिन के, ये विटामिन के भी सर रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है। ये भी रक्त का थक्का बनाए रखने में सहायता प्रदान करने वाली विटामिन होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं जस्ट थोड़ा आगे चलूं, ये रक्त का थक्का बनाने वाली विटामिन होती है, यानी ये बहुत सारे मैंने आपको कार्य के बारे में और भी चर्चा की। इसके बाद में अगर मैं 2-3 कार्य और आपको बता देता हूं। एक होता है सर वसा का पायशीकरण करना। क्या होता है, वसा का पायसीकरण करना। अगर आपको पूछा जाए कि सर वसा का पायसीकरण करने का कार्य कौन करता है, तो वसा का जो पायसीकरण करना, इमल्सिफिकेशन करने का जो कार्य करता है वो भी कौन करता है सर, हमारा यकृत करता है, पित्रस करता है, जो मैंने अभी आपको पीछे बता दिया है कि वसा का पायसीकरण करना, वसा में जब पाचन की क्रिया होती है तो उससे पहले तोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, हमारा यकृत करता है। इसी के साथ साथ सर मैं एक कार्य और बताता हूं। एक आपने सुना होगा सर अमीनो अम्ल, क्या होते हैं, अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल बोले तो अमीनो एसिड की बात करें, या फिर अपन कह सकते हैं अमीनो अम्ल, और वसा बोले तो फैट। इन दोनों से सर हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण करना, किसका निर्माण करना, ग्लूकोज का निर्माण करने का जो कार्य करता है वो भी कौन करता है बेटा, यकृत करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि सर मानव शरीर में ग्लूकोज की कमी पड़ जाती है, ग्लूकोज बोले तो शर्करा की कमी हो जाती है, तो इस शर्करा को जो फैट वगैरह होती है, अमीनो एसिड जो होती है, उसको ग्लूकोज में जो बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है सर, यकृत करता है। और इस क्रिया को बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि सर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया कहां पर होती है, तो अपन कह सकते हैं जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, उन अमीनो एसिड और जो फैट होती है वसा, वसा को ग्लूकोज में जो परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है। एक अपन बोल सकते हैं कि जैसे शुगर जो होती है मानव शरीर में, जैसे शुगर बोले तो शर्करा, कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो शुगर जो होती है ना, 11वां एक कार्य और देख लो जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शुगर जो होती है, इस शुगर को अगर फैट में, किसमें बेटा, फैट में, वसा में बदलने का जो कार्य करता है वो भी कौन करता है बेटा, यकृत करता है। कौन करता है, यकृत करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इसमें देखना, अगर आपको ये पूछा जाए, ठीक है, अगर शुगर से फैट बनने की क्रिया हो रही है तो इस प्रक्रिया को बेटा अपन क्या बोलेंगे, लाइपोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा, लाइपोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइपोजेनेसिस बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अगर आपको ये पूछा जाए कि सर जो फैट होती है, इस फैट से दोबारा शुगर का निर्माण होता है, तो इसको बोला जाएगा लाइपोलाइसिस। क्या बोलेंगे, लाइपोलाइसिस बोला जाएगा। काफी बार ये चक्कर भी पूछ लिया जाता है
कि शुगर से फैट का निर्माण कौन सी क्रिया के माध्यम से हुआ, लाइपोजेनेसिस क्रिया के माध्यम से, और फैट जो होती है उससे दोबारा शुगर का जो निर्माण हुआ वो किसके माध्यम से हुआ बेटा, लाइपोलाइसिस के माध्यम से हुआ। तो ऐसे करके मैंने दोस्तों यकृत के बारे में काफी सारी आपको जानकारी दी और यकृत से संबंधित काफी सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक बात और निकल के आई है मेरे सामने कि सर जो यकृत होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया होती है। सर्वाधिक मात्रा में पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया, अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में रीजनरेशन बोले तो पुनरुद्ध भवन, मानव शरीर में जो पुनरुद्ध भवन सर्वाधिक मात्रा में रीजनरेशन पुनरुद्ध भवन की जो प्रक्रिया होती है वो भी किसमें होती है बेटा, यकृत में ही होती है। किसमें होती है बेटा, यकृत में ही होती है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया, सबसे कम रीजनरेशन की प्रक्रिया जो होती है वो किसमें होती है, तो आपको बता देना है बेटा मस्तिष्क में होती है। किसमें होती है मेरे दोस्तों, मस्तिष्क में होती है। तो यकृत से संबंधित मैंने काफी सारी चर्चा की। आगे की क्लास के लिए आप इसी प्रकार से बने रहिए। जब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।